नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके मुद्दे, आपके मतलब की बात और आपकी आवाज बुलंद करने वाली इस महाबहस में आपका स्वागत है। ये महाबहस हम आज भोपाल से कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में जल्दी ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसकी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसीलिए इस महाबहस में आज हम मध्य प्रदेश के दो शीर्षस्थ नेताओं से बात करेंगे। एक युवा हृदय सम्राट हैं और दूसरे मुकेश नायक जी, जो एक जमाने में यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते थे और मैं इनको एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल मानता हूं क्योंकि इनके स्पिरिचुअलिज्म जो आध्यात्म है उस पर जो इनकी स्टडी है, मैं उसमें इनकी मास्टरी मानता हूं। पॉलिटिक्स में है, ये एक संयोग है, लेकिन इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे इस सवाल के साथ कि क्या टुकड़ों में बटी कांग्रेस एकजुट हो पाएगी। मध्य प्रदेश में यही सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस के सामने, और क्या ऐसा हो पाएगा। दूसरी बात, बीजेपी ने नारा दिया है कि अब की बार 200 पार, तो 200 पार 230 में कैसे हो पाएगा जब आज तक ये परफॉर्मेंस पहले कभी नहीं किया मध्य प्रदेश में। जब 3/4 बहुमत दिया था तब भी नहीं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि मुकेश भाई की 4 टुकड़ों में बटी कांग्रेस एक विकल्प दे पाएगी मध्य प्रदेश में? दीपक जी, ये परसेप्शन है, ये वास्तविकता नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उस समय खेमों में बटी हुई थी जब नेता पावर में थे और कार्यकर्ता अपोजिशन में थे। आज नेता भी अपोजिशन में है और कार्यकर्ता भी अपोजिशन में है। ये कार्यकर्ता तो भाग चुका है, कार्यकर्ता आपका भाग चुका है। कार्यकर्ता भागा नहीं है। जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, मैदानी कार्यकर्ता है, अभी संघर्ष कर रहा है। पिछले दिनों 3 उपचुनाव हुए, उसमें कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से अपनी पार्टी का साथ दिया और जनता ने साथ दिया, वो परिणाम आपने देखा पिछले। नहीं, मैंने देखा मंडावली और कोलारस में। मैंने ये भी देखा कि विश्वास सारंग जी की पार्टी के वोट कितने ज्यादा बढ़ गए और आपके अंतर कितना कम हो गया। दोनों पार्टियों के वोट बढ़े हैं, दोनों पार्टियों के वोट उसी अनुपात में, उसी रेशियो में बढ़े हैं। कांग्रेस पार्टी के भी बढ़े हैं और बीजेपी के भी वोट बढ़े हैं। लेकिन लोकतंत्र में जो दूसरे नंबर पर है उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता। जो जीतता है लोकतंत्र में वही मुख्य धारा में होता है, वही विधानसभा, जो जीता वही सिकंदर। जी जी जी, आप ऐसा कह सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज नेता भी और कार्यकर्ता भी दोनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वाकई अस्तित्व की लड़ाई। और जब अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जाती है तब संगठन में भिन्नता नहीं होती, क्योंकि उद्देश्य एक होता है, सबके अस्तित्व की बात। बट मैं आप पे इस बात पे आऊंगा कि आपके नेताओं के कैसे अलग अलग उद्देश्य हैं। लेकिन विश्वास सारंग जी, यहां पर सवाल, आप तो बड़े खुश हो गए, कांग्रेस की वही हालत है, आपके लिए एक वॉक ओवर मिल जाएगा फिर से एक तरह से। क्या कांग्रेस लड़ पाएगी आपके सामने दमखम लगा के? दीपक भाई, चुनाव में ये सही है कि सामने अपोजिशन होता है, पर हमारी चुनाव लड़ने का तरीका या हमारी चुनाव लड़ने की जो भी विधा है उसमें हम मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। हम विकास की बात कर रहे हैं। ये बात सही है, जब हम चुनाव की बात करेंगे सामने कोई ना कोई रहेगा, पर हम कौन है इसको देखकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम विकास को लेकर लड़ रहे हैं। और यदि ये हम कहते हैं तो हम इसको जमीन पर उतारने की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, हम कल्याण की बात करते हैं। हम, जैसा आपने बहुत अच्छी बात बोली, आपका एनालिसिस बिल्कुल सही है कि कोलारस और बदरवास, कोलारस या मुकाबले में हम रह गए, पर वो लड़ाई हमने 40,000 माइनस से शुरू की थी जो हम 2,000 पर लेके आए। ये बिल्कुल सही बात है, जो जीता वो सिकंदर, हमें जनता का निर्णय शिरोधार्य है। पर आप उस पूरे चुनाव का एनालिसिस देखिए। हमने विकास की बात की, कांग्रेस ने जाति पर चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने आखिरी दिनों में लड़ाई झगड़ा करके। आप भी तो जाति पे लड़ते हैं। नहीं, हम आपने देखिए, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं मंत्रियों के, अभी 3 मंत्रियों को शपथ दिलाई शिवराज जी ने। एक पाटीदार समुदाय के थे, दूसरे एक और समुदाय के थे। आप बस इतना करते हो कि इनकी जाति व्यवस्था को सोशल इंजीनियरिंग का नाम दे देते हो। देखिए, मैं आपको फिर निवेदन करना चाहता हूं, इसको देखिए, वही परसेप्शन की बात है। हर एंगल को ये ग्लास भरा है या ये ग्लास खाली है, ये तो आपकी मीमांसा है और मेरी मीमांसा। ये देखिए, मेरा ये आपका 3/4 खाली है, पर मैं इसमें क्या देखता हूं पता है? दोनों चीजें भरी हैं। नहीं, इसके अंदर एक उम्मीद है, जो उम्मीद कांग्रेस देने में सफल रही है और जो उस उम्मीद को आप बार बार जगा देते हैं। नहीं, मुझे लगता है, मेरा कहना यह रहता है कि ये गिलास पूरी तरह भरा है। आधा ये पानी से भरा है और आधा ये हवा से भरा है।
अपना अपना परसेप्शन है, अपना अपना सोच है। मैं बोलता हूं उम्मीद से भरा है। नहीं ठीक है, आपकी इसमें कुछ भी कह सकता है, आपकी बात भी बिल्कुल सही है। पर जैसा मुझे लगता है जो बेसिक दिक्कत आती है, बेसिक कांग्रेस की दिक्कत आती है, वो वही है जहां से मुकेश भाई ने शुरू किया। मुकेश भाई ने पूरी तरह कांग्रेस को दो अलग अलग मंचों पर खड़ा किया। इन्होंने कहा कि पहले नेता पावर में थे और कार्यकर्ता अपोजिशन में थे। अब ये कह रहा है दोनों है, मतलब इन्होंने ये तो मान लिया कि नेता और कार्यकर्ता दो बिरादरी हैं यहां पर कांग्रेस में। हमारे यहां ऐसा नहीं, हमारे यहां हर कार्यकर्ता नेता, हर नेता कार्यकर्ता। शिवराज सिंह चौहान जी भी हैं तो वो कार्यकर्ता ही है। बहुत सारी बातें आती है, बहुत सारी इस बात को लेकर चर्चा चलती है कि शिवराज जी उपचुनाव में इतनी मेहनत क्यों करते हैं। वो यही कहते हैं कि मैं तो कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव लड़ेगी मुख्यमंत्री भी काम करेगा और बूथ स्तर का जो हमारा छोटा सा कार्यकर्ता है वो भी काम करेगा। तो हमारा काम करने का तरीका, हमारा चुनाव लड़ने का तरीका अलग है, इनका अलग है। मैं तो ये मानता हूं ये केवल गुटबाजी ही नहीं, पूरी तरह से विघटित कांग्रेस है। पर हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम तो चाहते हैं ये लोग एक होकर लड़े। हम उसमें भी बताएंगे कि सरकार हम ही बनाएंगे। सरकार आप ही बनाएंगे? आपको लगता है मुकेश भाई कि सरकार आप बना सकते हैं इन हालत में? नहीं, किसी सैनिक से अगर जो युद्ध में खड़ा है, अगर आप कहेंगे कि आप पराजित हो जाएंगे तो वो कैसे कहेगा कि पराजित हो जाएंगे? मैं तो सेनापति से बोल रहा हूं। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक दीपक जी ये बता दूं कि मध्य प्रदेश का परिदृश्य बिल्कुल बदला हुआ है। लोगों के मन में एक परिवर्तन की इच्छा है और एक तिनका उड़ता है तो दिशा बताता है। पिछले 3 उपचुनाव हुए, 3 उपचुनाव में 50-50, 60-60 आमसभाएं मुख्यमंत्री जी ने की, वहां रुके भी, छोटे छोटे से समुदायों के बीच में गए, अपना पक्ष रखा और इनके पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य वहां रहे। इन्होंने जितनी शक्ति और क्षमता उपचुनाव में लगाई है और उसके बावजूद भी चुनाव नहीं जीतना मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है और कांग्रेस के नेताओं के लिए तो एक तरह से संभावनाओं की आहट है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो मैंने कहा कि कार्यकर्ता और नेता एक मंच पर है कांग्रेस में इस समय, इसका बहुत बड़ा मतलब है। ये एक मॉस बेस ऑर्गेनाइजेशन है और जब भी इस राजनीतिक दल की सामूहिक चेतना बनती है तो इस पार्टी की शक्ति बहुत बढ़ जाती है और फिर इस पार्टी को हराना बहुत मुश्किल होता है। इस पार्टी को तभी हराया जा सकता है जब इसमें विभाजन हो, इसमें बंटवारा हो। सत्ता के साथ, समय के साथ वही बीमारियां बीजेपी में आ गई हैं जो एक समय कांग्रेस में हुआ करती थी। सत्ता के साथ लंबे समय तक जब कोई सत्ता और शासन के अंदर होता है तो कभी कभी उसके अंदर एक समस्या ये पैदा हो जाती है कि आसपास के लोग जो घेर लेते हैं उन्हीं के कानों से सुनने लगता है, उन्हीं की आंखों से देखने लगता, उन्हीं के मुंह से बोल। तो ये तो 15 साल से वही सुन रहे हैं, वही देख रहे हैं, वही समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आपने एक उदाहरण दिया कि मुख्यमंत्री ने इतनी सभाएं की, छोटे छोटे समुदाय में गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने छोटे समुदायों में गए? ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ क्या दिग्विजय सिंह, क्या कमलनाथ या कोई और नेता खड़ा था? वो तो अकेले ही मुंगावली और कोलारस में अकेले ही बैटिंग करे जा रहे थे। सचिन तेंदुलकर भी वही थे, विराट कोहली भी वही थे। दीपक जी, वो सिंधिया जी का संसदीय क्षेत्र, मैं मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं, और जो दोनों उपचुनाव हो रहे थे उनके संसदीय क्षेत्र से संबंधित विधानसभा क्षेत्र, बिल्कुल मानता हूं। और मैंने खुद देखा है कि इतना प्रभाव है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का अपने लोकसभा क्षेत्र में कि पूरी सरकार के ऊपर अकेले भारी पड़ रहे थे। पूरी सरकार एक तरफ थी। अब सरकार जिसकी होती है उसके पास साधन भी ज्यादा होते हैं। मैं कोई आरोप प्रत्यारोप में इस डिबेट की गरिमा को कम नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात सही है कि हर राजनीतिक दल क्षेत्रीय समीकरण बनाता है, जाति समीकरण बनाता है, जितना भी धन उसको लगाना हो उसका उपयोग भी करता है, हर स्तर पर चुनाव जीतने की कोशिश करता है। बीजेपी ने हर स्तर पर चुनाव जीतने की कोशिश की और इतनी बड़ी सरकार इतने लंबे समय से होने के बावजूद भी सफल नहीं रही। एक बहुत बड़ा संकेत है। चलिए, बहुत बड़ा संकेत है, मैं इस पे आता हूं। लेकिन क्या विश्वास सारंग जी, आपने जो बात कर रहे थे, आपने एक बात मुझे कही कि आप विकास की बात करते हैं। अगर मध्य प्रदेश में विकास था तो आज रायसेन में मेरी स्टोरी चल रही है कि रायसेन में लोग टमाटर सड़कों पर फेंक रहे हैं। क्यों हुआ कि प्याज आपको खरीद के सड़ाना पड़ा उसको, आप कहीं उसकी मार्केटिंग भी नहीं कर पाए। उस एक्सचेकर का जो मनी गया, जो मेरा मनी गया, मैं मध्य प्रदेश का एक नागरिक हूं, मध्य प्रदेश से ही मेरा वोट बना हुआ है, उसका भी नुकसान हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं ऐसा क्यों हो रहा है? अगर 15 साल में विकास हुआ है तो? दीपक जी, विकास हुआ है, इसीलिए अधिक उत्पादन हो रहा है।
हमें देखिए ये सब तो आप सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं ना। आप अगर अधिक उत्पादन हुआ है तो वो अधिक उत्पादन कहां जाए वो आप उसको बिठा नहीं पा रहे। मेरे को मुकेश भाई, मेरे को लेट मी फिनिश। मेरा ये कहना है यही तो दिक्कत है, हम समझने को तैयार नहीं है। यदि हमने प्याज हमारे यहाँ एक्सिस में हुआ तो हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा। आप तो निमाड़ से संबंध रखते हैं, आप मालवा से संबंध रखते हैं, यही तो सबसे पॉजिटिव बात है कि हमने ऐसा कुछ किसान को दिया। हमने 0% पर किसान को ऋण दिया, हमने बोनस दिया, हमने किसान को उन्नत किस्म का बीज दिया, हमने फर्टिलाइजर की आपूर्ति समय पर की, हमने किसान को वो माहौल दिया कि वो अपने खेत पर जाके ऐसा कुछ कर पाए कि उसका खलियान हरियाली से भर जाए। ये काम यदि हमने किया, उसी का परिणाम निकला। पर आप ये नहीं कह सकते कि सरकार ने उसको अकेला छोड़ दिया। सरकार ने प्याज का उपार्जन करके प्याज को लेकर इस देश में यह एग्जाम्पल स्थापित किया। देश में पहली बार हॉर्टिकल्चर का प्रोक्योरमेंट हुआ है दीपक जी, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। नहीं, मैं ये बात जरूर जानना चाहता हूं। बहुत अच्छा कि आपने प्रोक्योरमेंट किया, लेकिन सरकार का काम प्रोक्योरमेंट करना नहीं होता है। अगर आपने उसको प्रोक्योर किया तो आपने उसको बर्बाद क्यों नहीं किया? दीपक जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं। दीपक जी, हर फसल का अपना नेचर है। हम प्याज की बात करते हैं, प्याज या कोई भी हॉर्टिकल्चर की फसल की जो जिंदा रहने की क्षमता है उसकी एक टाइम लिमिट है, एक स्पान है टाइम का। हमारा ये सोचा हुआ निर्णय था, ऐसा नहीं है कि प्याज हमने बिना सोचकर उपार्जित कर लिया। हमारा सोचा हुआ निर्णय था। यदि हम उस समय सरकार इसको नहीं खरीदती तो किसान को बहुत बड़ा नुकसान होता। और मेरा ये कहना है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि सरकार का काम नहीं है उपार्जित करना। सरकार का काम हर वो काम है जिससे कि जनता को लाभ मिले, किसान को लाभ मिले, और हम कटिबद्ध हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने भावांतर योजना इसीलिए लागू की। देखिए, ये सब चीजें जब हम नीचे के फील्ड के बहुत सारी समस्याओं के बारे में विचार करते हैं, उसी के बाद योजनाएं बनती हैं। हमारी सरकार ने केवल एसी कमरों में बैठकर योजना नहीं बनाई। भावांतर योजना मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं, चाहे इस देश में कांग्रेस की सरकार हो किसी राज्य में, या भारतीय जनता पार्टी या किसी और दल की, आगे आने वाले समय में आप देखिए हर सरकार भावांतर योजना को लागू करेगी। केंद्र ने तो लागू कर दिया, अब राज्यों की मजबूरी किसान नहीं, दबाव होगा राज्यों पर। दबाव वाली बात नहीं, ये तो स्टेट सब्जेक्ट है। नहीं, स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन अभी तक ये ग्रे एरिया है कि वो पैसा कौन देगा, राज्य सरकार देगी या केंद्र सरकार देगा। ये भी ग्रे एरिया है कि हर मुख्यमंत्री पर दबाव बनेगा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री ने शुरू कर दी, आपके देखा देखी हरियाणा ने शुरू कर दी, तो पंजाब पर भी दबाव बनेगा, बाकी लोगों पर भी दबाव बनेगा। लेकिन अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि इस भावांतर का पैसा राज्य देगा या केंद्र देगा। नहीं, ये भी क्लैरिटी नहीं है दीपक जी कि भावांतर का लाभ व्यापारी को ज्यादा मिलेगा या किसान को। मध्य प्रदेश में, आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, आपके बहुत अच्छा नेटवर्क है, बहुत अच्छा परिचय क्षेत्र है। कृपा करके आप स्वयं पता लगा लें, मैं आप पर छोड़ता हूं कि पिछली भावांतर योजना का लाभ किसानों को नहीं मिला, व्यापारियों को मिला। क्योंकि जब जरूरत थी किसान को तो उसने अपना अनाज बिना रजिस्ट्रेशन कराए बेच दिया। जब रजिस्ट्रेशन कराया तो व्यापारियों से मिले हुए बड़े किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया, और नवंबर में बिका हुआ रजिस्ट्रेशन कराया हुआ किसान का मार्च के पहले सप्ताह में, फरवरी के लास्ट वीक में भुगतान हुआ है। देखिए, लोगों के शादी ब्याह, सामाजिक उनके सरोकार होते हैं, और व्यक्ति को, किसान को जब आवश्यकता हो, जब उसको पैसा नहीं मिले, तो ऐसी मदद का क्या औचित्य है। एक कहावत है ना, का वर्षा जब कृषि सुखानी। मुझे लगता है दूसरा विषय मुझे बोलना है, 1 मिनट और। 800 करोड़ की प्याज जब जरूरत थी उपभोक्ता को, तब उसको प्याज महंगी बिकी। जब इन्होंने प्याज खरीदी किसान की, उसके बावजूद भी उपभोक्ता को महंगी बिकी। किसी भी पॉलिसी में अगर मांग और पूर्ति में संतुलन ना हो, उसी संतुलन की बात की थी मैंने, उपभोक्ता को जाने वाली कीमत और किसान को जाने वाली कीमत, डिमांड और सप्लाई। फिर मैं निवेदन करूंगा दीपक भाई कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पर निर्णय लेना है राज्य को, परंतु उसका इंपैक्ट पड़ता है पूरे देश के सिनेरियो पर। डिमांड और सप्लाई, केवल प्याज या टमाटर की बात नहीं कर रहा हूं, एक सीधा सीधा सब्जेक्ट है। डिमांड और सप्लाई ये पूरे देश के सिनेरियो पर डिपेंड करती है। हमें विचार करना पड़ेगा जिस समय की ये बात कर रहे हैं मुकेश भाई, हम बहुत सतही बात ना करें। मेरा कहना है कि जब आप मध्य प्रदेश में प्याज के दाम की बात कर रहे हैं तो हम महाराष्ट्र के दाम की भी बात करें। महाराष्ट्र में प्याज की स्थिति क्या थी, हम उस समय राजस्थान में क्या स्थिति थी उसकी भी बात करें। किसी भी फसल को लेकर हम केवल एक राज्य, एक
जगह की भी यदि बात करेंगे तो हम रिजल्ट पर नहीं निकल पाएंगे। बात ये हो रही है कि प्याज सड़ गई। सीधा सीधा दाम, सप्लाई और आपूर्ति, ये पूरी की पूरी पूरे देश के सिनेरियो पर डिपेंड करती है। और इस देश में इस बात को लेकर जरूर हमें बहस करनी चाहिए कि किसान में शायद वो जन जागरण नहीं है कि कब कौन सी फसल कितनी लगाई जाए। इसको लेकर अब बहस शुरू हुई है। निश्चित रूप से मुझे लगता है आगे आने वाले समय में ये ठीक हो जाएगी। किसी सरकार की गलती या किसान की गलती नहीं है। एक सिनेरियो ऐसा चला है जो मुझे लगता है धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। मुकेश जी, मैं दूसरे मुद्दे पर आना चाहता हूं। आपने विश्वास जी की बातें सुनी, आपने अपने तर्क दिए। मैं आपसे अब इस कदम पे आगे आना चाहता हूं कि कांग्रेस अब कहां पर खड़ी है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। दीपक बावरिया जी आपके इंचार्ज बने। दीपक बावरिया जी से हर आदमी निपट रहा है। मध्य प्रदेश में यह हालत हो गई है कि वो मजाक का पात्र बन गए। ऐसी परिस्थितियां क्यों बन जाती हैं? या राहुल गांधी के खिलाफ ऐसी कैंपेन भी हुई और उन्होंने कुछ ऐसे कदम भी उठाए जिसके चलते वो एक सीरियस नेता नहीं बन पाए। अभी भी त्रिपुरा के इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, वो इटली में बैठे हुए हैं। तो जब ऐसे हालात होंगे तो जनता आपको उम्मीद की नजर से कैसे देखेगी? शिवराज सिंह चौहान के विकल्प के तौर पे कैसे देखेगी? देखिए, दो बातें जो आपने पूछी हैं। पहली आपने पूछी दीपक बावरिया जी जो इंचार्ज बने हैं। दीपक जी, आप विश्वास माने कि कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा बिल्कुल जर्जर और कमजोर हो गया था, उसको नई दिशा मिली है। जिस तरह से सेक्टर प्रभारी, सेक्टर इंचार्ज, पोलिंग बूथ इंचार्ज और मैदानी स्तर पर जिस तरह की संगठनात्मक गतिविधियां पिछले 3 महीनों में हुई हैं, आप मेरा विश्वास करिए पिछले 10-15 सालों में इस तरह की गतिविधियां नहीं हुई हैं। आज बिल्कुल संगठन में क्लैरिटी है कि हमारे संगठन में कौन व्यक्ति कहां काम करेगा, एक चीज। दूसरी चीज, एक वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ, एक आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन के साथ हमारे कार्यकर्ता को जो मोर्चे पर खड़ा करने का काम है, वही कार्यकर्ता डटा रहता है आंधियों के बीच में, जिसमें वैचारिक प्रतिबद्धता हो, एक आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन हो। अभी जिस तरह के प्रशिक्षण शिविर को वर्कआउट किया गया है पूरे राज्य में, और अगले साल भर में जिस तरह का एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होगी, मुझे तब तक तो चुनाव निकल जाएगा। बहुत नहीं, चुनाव के पहले तक हो जाएगा। वो शेड्यूल को इसी तरह से वर्कआउट किया गया है कि इलेक्शन आते आते हमारा कार्यकर्ता, पूरी सेना उस तरह से मोर्चे पर खड़ी दिखाई दे। उसी के हिसाब से पूरी शेड्यूलिंग हुई है और पूरी कार्य योजना तैयार हुई है। आपने दूसरा पूछा हमारे नेता राहुल गांधी जी के बारे में। मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि एक ऑर्डिनेंस उन्होंने पत्रकार वार्ता में जाके फाड़ा था। आज तक इस बात का रहस्य पूरे देश में बना हुआ है कि उस कागज में लिखा हुआ क्या था जो हमारे नेता राहुल गांधी ने कागज फाड़ा था। इसको हम समझा नहीं पाए जनता के बीच में। लोगों को लगा ये केवल एक आक्रोश है, एरोगेंस है। इतना ही भर नहीं है। एरोगेंस या आक्रोश की दिशा क्या थी, इसको समझाना बहुत जरूरी था। और दिशा ये थी, आप समझा नहीं पाते ना, नहीं समझा पाए। दीपक जी देखिए, अभी भी बात अधूरी रह जाएगी तो वो मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए, वो ये संदेश था कि पूरे देश की विधानसभाएं, पूरे देश की लोकसभा, जिसमें किसी भी केस में किसी व्यक्ति को अगर सजा हुई है तो उसकी सदन में बैठने की पात्रता समाप्त कर दी जाए। ऑर्डिनेंस इसके खिलाफ था। ऑर्डिनेंस ये कहता था कि उनकी पात्रता बनी रहे सजा होने के बावजूद भी। और राहुल गांधी ये चाहते थे कि किसी भी आपराधिक मुकदमे में किसी भी नेता पर किसी भी कोर्ट में अगर सजा हो जाए तो उसे विधानसभा लोकसभा में बैठने का अधिकार नहीं है। उद्देश्य कितना पावन था। पूरे लोकतंत्र में स्वच्छता आ जाती, विधानसभा लोकसभा अपराधियों से मुक्त हो जाती। इस दिशा में राहुल गांधी का एग्रेशन था, लेकिन हम वो जनता के बीच में क्लियर नहीं कर पाए। मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, मैं इससे कुछ ऐड करूं? आप ऐड करिए, फिर मैं सवाल। मैं बड़ा जोरदार बात, बहुत अच्छी मीमांसा की। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मुकेश भाई ने राहुल जी की पर्सनालिटी को कितने अच्छे अंदाज में यहां पर प्रदर्शित किया। पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो ऑर्डिनेंस बनाया किसने था? कांग्रेस नहीं बनाया था ना, कांग्रेस की सरकार नहीं बनाया था ना। वो सरकार जिसका रिमोट सोनिया जी और राहुल जी के पास था। इट वॉज ऑल स्क्रिप्टेड। ये केवल राहुल जी की छवि बनाने के लिए सो कॉल्ड जो उनके आसपास के लोग हैं, उन्होंने एक गेम प्लान किया था, उसमें भी वो फेल हो गए। ये केवल की स्क्रिप्टेड था कि एक ऑर्डिनेंस आया क्यों, ऑर्डिनेंस गलत आया क्यों, इस पर उन्होंने पूछा क्या? यदि राहुल जी इतने ईमानदारी के साथ इस देश से भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त लोकतंत्र करना चाहते थे तो उन्हें ये स्टेप लेनी थी कि मनमोहन सिंह जी को उसी समय हटाया जाता, सरकार इस्तीफा देती
ऑर्डिनेंस फाड़ देने से काम चल जाएगा। कागज का तो अरे आप यदि लेकिन मुझे बताइए, मुझे बनाया तो उन्हीं ने। एक प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री एक ऑर्डिनेंस बनवाते हैं, उनकी देखरेख में ही ऑर्डिनेंस बनता है। आपके जो नेता हैं वो सुपर पावर बन के उस ऑर्डिनेंस को फाड़ के फेंक देते हैं। क्या आपके प्रधानमंत्री की इज्जत बचती है उसके बाद जनता की नजर में? इस बात को लेकर भी आप साफ नहीं कर पाए। मुझे तो ये एग्रेशन बहुत पसंद आया। आपको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये एग्रेशन इसलिए पसंद आया कि कांग्रेस ने सालों से गुलामी की राजनीति की है, एक परिवार की गुलामी। ये परिवार उद्देश्य बहुत पावन। देखिए, मुख्य मुद्दा ये है, ये मनमोहन सिंह नहीं थे, इस देश के प्रधानमंत्री थे, 125 करोड़ देश का नेता था, लोकसभा में या उस सरकार का नेता था। यदि उनके सरकार का नेता नहीं था, सरकार का प्रमुख मतलब सरकार के तो मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री थे कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे? राहुल गांधी के पास ऑर्डिनेंस फाड़ने का अधिकार क्या था? किस अधिकार के साथ उन्होंने उस ऑर्डिनेंस को फाड़ा? क्योंकि उस ऑर्डिनेंस का आपने जिक्र किया। देखिए, कोई कानून का वायलेशन नहीं किया उन्होंने अपने ही पार्टी के प्रवक्ता को उस ऑर्डिनेंस को पत्रकार जगत में जाने से रोका और अपनी एक पत्रकार जगत में तो बन चुका सर, जब ऑर्डिनेंस बन चुका एक आक्रोश प्रकट किया कि मैं इसके ऑर्डिनेंस के पक्ष में नहीं हूं। आक्रोश होना था तो पहले बताना था। चलिए आपने उस मुद्दे को उठाया, मैं इसको और आगे ले जाता हूं। अगर राहुल गांधी चाहते तो क्या वो ऑर्डिनेंस बन पाता? क्या वो ऑर्डिनेंस बन पाता? दीपक जी, वो तो बनवाए इसलिए गया था कि राहुल गांधी फाड़े उसको। राहुल गांधी अगर चाहते, राहुल गांधी जी अगर चाहते तो वो ऑर्डिनेंस नहीं बन पाता। तो फिर बांधने की जरूरत क्या थी? आप आके बोल देते कि ऐसा ऑर्डिनेंस बनने वाला था, फिर बनाया क्यों? की इच्छा के विरुद्ध वो ऑर्डिनेंस आया, इसलिए वो आक्रोश उनका सहज और स्वाभाविक था। उनकी इच्छा के विरुद्ध आया? उनकी इच्छा के विरुद्ध आया। तो मतलब राहुल गांधी की आपकी पार्टी में और उन सरकार में निकलती है दोनों। ये तो ये सर, अगर छुरा खरबूजे पे गिरेगा और खरबूजा छुरे पे गिरेगा, कटना खरबूजे को है, ये ध्यान रख रहे हैं आप। एक तरफ ये कह रहे हैं कि कठपुतली सरकार थी, एक तरफ ये कह रहे हैं कठपुतली सरकार थी। स्लिप ऑफ टंग था, लगता है मुकेश भाई ने गलत मुद्दा निकाल लिया। ये जो इन्होंने जो मुद्दा निकाला, इससे दोनों चीजें स्पष्ट हो गई। कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस की मानसिकता, राहुल जी की स्थिति और राहुल जी की मानसिकता। ये मैं फिर कहना चाहता हूं, ये बहुत अंदरूनी कोई भी देश का एक नौजवान परंतु इस देश में इस तरह का एग्रेशन रखे किसी बुराई के खिलाफ, तो मुझे वो पसंद आता है। आपको पसंद आता है? शायद देश को पसंद ना आया हो या देश उसको समझ ना पाया हो। मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद फिर वापस आऊंगा। हम बात करेंगे राहुल गांधी की पर्सनालिटी की और उनके पर्सनालिटी की कौन कौन सी चीजें लीडरशिप में आड़े आती हैं। साथ ही साथ मुझे विश्वास सारंग जी से यह भी सवाल पूछना है कि अगर इतनी विकास योजनाएं राज्य सरकार में चली हैं और इतने सारे चेहरे अगर राज्य सरकार के पास हैं, तो शिवराज सिंह चौहान का कोई विकल्प भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं है? सेकंड लाइन की लीडरशिप क्यों नहीं? ये महाबहस का स्पेशल सीरीज हम भोपाल से कर रहे हैं क्योंकि वहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। देश के अंदर 1 साल बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और हम मध्य प्रदेश का मूड उनके लीडर्स के थ्रू जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश में चौथी बार सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस आई तो उसका क्या परिणाम, क्या असर पड़ेगा 2019 के लोकसभा चुनाव में। आपने राहुल गांधी का मुद्दा उठाया, मुझे बताइए कि राहुल गांधी इतने रिलक्टेंट पॉलिटिशियन क्यों हैं? प्रधानमंत्री पद मैं नहीं लूंगा, अध्यक्ष पद मैं नहीं लूंगा, उपाध्यक्ष पद, राजनीति जहर है, अगर जहर है तो पिया क्यों? मुझे बताओ, जीवन है अगर जहर तो पीना भी पड़ेगा, एक गाना बना था। तो अगर ये जहर था तो राहुल गांधी ने पिया क्यों? राहुल गांधी बोल देते मैं एनजीओ की पॉलिटिक्स करता हूं। हम और सारंग साहब अभी बैठे थे यहां कैमरे पर आने के पहले, हम यही बात कर रहे थे कि कितना संघर्ष है राजनीति में, कितनी अड़चने हैं, कितना अंतर्विरोध है। कोई लगता है कि ये यश और कीर्ति और ये संपन्नता आपको मिली हुई है, लेकिन कितनी कीमत नेता को चुकाना पड़ती है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप जानते हैं, आप बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं देश, आपको सब पता है। राहुल गांधी का आशय उस दिशा में था कि ये बहुत कंटक के कीर्ण मार्ग है, यहां जो नहीं है वो लोगों को दिखाई देता है। अब देखिए किस तरह की परसेप्शन राहुल गांधी जी के बारे में बनाने की कोशिश हुई पिछले दिनों। मैं कहता हूं विश्वासपूर्वक कि राहुल गांधी के पास जीवन दृष्टि है, विजन है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है,
निर्णय लेने की क्षमता है और वो एक बहादुर और साफ सुथरे नेता हैं, संघर्ष करने की असाधारण क्षमता है। अभी वो चीजें दिखाई देंगी। कांग्रेस में वो क्लैरिटी आने लगी है, निर्णय जो रुके हुए थे होने लगे हैं, जो एक प्रवाह जो थमा हुआ था, स्टैग्नेशन था, वो खत्म हो रहा है। अभी देखिए हमारा 3 दिन का अधिवेशन है, उसके बाद कांग्रेस में किस तरह के बुनियादी परिवर्तन होंगे। मजबूरी है क्योंकि आपको इंडोर्स करना है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बन गए। केवल इतना ही नहीं, इसके बाद जिस सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखने का जो निर्णय है, संगठन के ढांचे में जो फेरबदल है, संगठन के ध्येय, उद्देश्य, नीति, सिद्धांत और कार्यक्रमों में जो मैदानी परिवर्तन आना है, वो आपको इस अधिवेशन के बाद देखने को मिलेंगे। एक नई कांग्रेस बनेगी राहुल गांधी के लिए। बिल्कुल मेरा मानना है। देखिए मैंने पहले भी कहा था, और जब जवाहरलाल नेहरू जी इस कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, जब ये कांग्रेस महाविद्यालय थी, जब विश्वविद्यालय थी, जब इंदिरा जी आई तो महाविद्यालय बनी, जब राजीव जी आए तो ये हाई सेकेंडरी स्कूल बनी, जब सोनिया जी आए तो ये मिडिल स्कूल बनी, और राहुल जी के आने के बाद ये प्ले स्कूल में तब्दील हो गई है। मिडिल स्कूल ने भी आपको हरा दिया। 10 साल सत्ता से बाहर। नहीं, मिडिल स्कूल ने भी हरा दिया। अब नहीं, ये देखिए अब तो प्ले स्कूल पर कुछ नहीं कर पाएगा। प्ले स्कूल में तब्दील हो गई है, इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं विश्वास। नहीं, मैं बिल्कुल। प्ले स्कूल वो जगह है जहां बच्चे को बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। बस बेसिक ट्रेनिंग ही होगी, और बेसिक ट्रेनिंग नहीं, बेसिक ट्रेनिंग से ही आदमी आगे बढ़ता है। देखिए वो वहां बढ़ता है जब वो हिंदुस्तान में लेके ट्रेनिंग, हिंदुस्तान में रहकर ट्रेनिंग ले। जो बार बार इटली जाए, बैंकॉक जाए और वहां की ट्रेनिंग को हिंदुस्तान में लागू करना चाहे तो दीपक जी कुछ नहीं होने वाला। वैसे राहुल जी क्या है क्या नहीं है इसके बारे में मुझे ना विचार रखना चाहिए ना टिप्पणी करनी चाहिए, पर क्योंकि वो इस देश के बहुत बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते मुझे यह हक होता है कि मैं उनके बारे में जान सकूं, उनके बारे में विचार कर सकूं, उनके विचारों को अपने आप में जान सकूं। अभी सिंगापुर का आप ही लोगों ने दिखाया, क्या हुआ? ना वो जमीन जानते हैं, ना उनको ये मालूम है कि जमीन के अंदर आलू होता है या पेड़ के ऊपर आलू पैदा होता है। देखिए मुख्य मुद्दा यही है। इससे अच्छे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुकेश नायक जी हो सकते हैं। इनका बौद्धिक स्तर है, इन्होंने राजनीति देखी, इन्होंने जमीन देखी, इन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, विपक्ष में रहे, विपक्ष के नेता के रूप में काम किया। इससे अच्छा तो मेरा तो प्रस्ताव है कि मुकेश नायक जी को बना दिया जाए। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं मुकेश नायक जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, तो हमें दिक्कत आएगी चुनाव लड़ने में। ये राहुल जी का तो कहीं कोई बेस नहीं। इससे पहले जो नेता आए थे, मैं ये आई मीन इट, मैं आपको बहुत अथॉरिटी से ये बात बोल रहा हूं। और जब आप ऑफ द रिकॉर्ड आप किसी कांग्रेस के नेता से बात करेंगे तो कैमरे के पीछे ये बात को वो जरूर इंगित करेंगे कि जहां जहां पैर पड़े संतन के ताता बंटा ढार, ये कहावत हमारे यहां चलती है। उन्होंने एनएसयूआई को जमीन पर उतारा, कांग्रेस को जमीन पर पूरी तरह से अंदर करके ही मानेंगे। पर मेरा मानना है कि देश में हर राजनीतिक दल में ऐसा नेता होना चाहिए जो देश की समस्याओं के बारे में, देश के धरातल के बारे में जानकारी रखे और वो आगे आकर बातचीत करे ना। केवल कुर्ते की बाहें उठाकर कागज फाड़ देने से राजनीति नहीं चलती। उनको मुद्दे पर बात करनी चाहिए। थोड़ा सा ये अप्रासंगिक हो रहे हैं। देखिए एक बहुत समृद्ध विरासत के प्रतिनिधि हैं राहुल गांधी जी। आप नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर यहां तक देखिए, आप खुद ही कह रहे थे उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया, उन्होंने पार्टी अध्यक्ष बनने से मना कर दिया। ये साधारण लोग हैं क्या? बताइए। सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया, ये साधारण त्याग है क्या? दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का घर, सबसे बड़ा देश दुनिया का, और उसके पार्टी के अध्यक्ष में इतना भी लोभ लालच नहीं है कि वो प्रधानमंत्री पद को अस्वीकार कर दे। देखिए इस पार्टी के नेताओं में समझ है। एक चीज होती है, मैं आपको बताता हूं, आप बहुत अच्छी तरह से उसको समझेंगे। पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। राहुल गांधी को यह चस्का लग गया था कि ही विल एंजॉय पावर बट विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट ही विल, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े लेकिन वो पावर एंजॉय करते रहें। ये उनका सतत प्रयास था। ये देखिए, ये भी देश जानता है, ये भी एक परसेप्शन, आप मान रहे हैं ना, ये परसेप्शन, एक परसेप्शन था, लेकिन ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। बहुत ही सिलसिले से राहुल गांधी बहुत ही सिलसिले से अनुभव लेते हुए राजनीति में आए हैं और एक परिपक्वता की स्टेज पर आने के बाद ही वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। लगातार जो व्यक्ति 4-5 बार लोकसभा का सदस्य हो, ये कोई साधारण अनुभव नहीं होता। जनता एक बार धोखा खा सकती है, 2 बार, 3 बार, 4 बार,
कोई लगातार 4-4, 5-5 बार चुनाव जीते, 3 बार चुनाव जीते लोकसभा का। हाँ, लोकसभा का ये साधारण उपलब्धि नहीं है। नहीं, लोग तो ऐसे भी है मध्य प्रदेश में जो 8-8 बार 9-9 बार जीते हैं, वो भी असाधारण उपलब्धि है। उनको बना दिया नहीं, आपने सुमित्रा महाजन 8 बार जीती है, लोकसभा की अध्यक्ष है। बिल्कुल मिलता है, अनुभव देके जाता, अनुभव जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। और आज मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी ने जिस स्टेज पर कांग्रेस अध्यक्ष पद स्वीकार किया है, वो पूरी तरह से तैयार है, क्षमतावान है, विवेकवान है, और जो परसेप्शन आज तक बनाई गई सोशल मीडिया में उनके बारे में, दूसरे प्लेटफॉर्म, तो आप काउंटर क्यों नहीं करते? सब निर्मूल होने वाली है, सब खत्म होने वाली। क्यों नहीं करते? 50% तो गुजरात के चुनाव के बाद काउंटर हो चुकी, 50% और धराशायी हो जाएगी। 50% मतलब रिकन्वर्ट हो चुकी। त्रिपुरा इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन रिजल्ट आए तो वो इटली चलेगा। ये विसंगतियां हैं। विदेश जान, आप बताओ, अपने मोदी जी के बराबर विदेश की यात्राएं कोई करता है? मोदी चर्चा क्यों नहीं होती? देखिए, मोदी जी की राजनीति 24/7 की है, आप इससे एग्री करेंगे। आपकी राजनीति जो है कांग्रेसियों की या कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेसियों शब्द कहना मैं अनुचित मानता हूं, मतलब थोड़ा असंसदीय है, लेकिन कांग्रेस की पॉलिटिक्स अब 24/7 की नहीं रही। इस बात से आप एग्री करेंगे? नहीं, कांग्रेस में पूर्णकालिक कार्यकर्ता बहुत बड़े पैमाने पर हैं। ये पार्टी इस देश में कभी खत्म नहीं हो सकती। दीपक जी, अब आप देखिए 2019 का चुनाव आपको बता देगा, पूरे उत्तर भारत में इस समय कांग्रेस सबसे शक्तिशाली रूप में है, पूरे उत्तर भारत में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जिसमें हम नहीं, राजस्थान में 16 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए, 16 के 16 चुनाव बीजेपी हारी। 3 चुनाव मध्य प्रदेश में हुए, तीनों चुनाव में बीजेपी हार गई। जहां जहां भी उपचुनाव हुए हैं, सब जगह बीजेपी हार रही है। नहीं, वो उपचुनाव में हार जाती है, आम चुनाव में जीत जाती है। मैं भी आप कुछ बोलूं? जरूर। मुकेश भाई ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे तो इनकी बातों से ही बातें मिल रही हैं। ये मेरे को बहुत, वैसे ही बड़े भाई है, मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि धीरे धीरे परिपक्व हो रहे हैं राहुल जी। मतलब वो जब इस देश ये नहीं कहा मैंने, रिकॉर्डिंग में है, रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिएगा। मैंने कहा मतलब जब वो प्रशिक्षण के बाद अपरिपक्व थे, ये बात स्वीकार कर रहे हैं। जब वो उपाध्यक्ष थे अपरिपक्व थे, ये बात को वो स्वीकार कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस की स्थिति है दीपक जी, कांग्रेस का हर नेता को इस बात का भान है, इस बात का ज्ञान है कि बिना नेहरू परिवार के वो राजनीति में सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए वो किसी भी तरह कहीं मेकअप करके, कभी पीछे से कलफ लगा के किसी ना किसी नेता को खड़ा करते हैं। अब ये इनका दुर्भाग्य है कि इसमें सबसे कम बौद्धिक स्तर वाले नेता उनको मिले हैं राहुल जी, इसलिए ये सब दिक्कतें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को रिकंसाइल करना चाहिए और एक बहुत परिपक्व नेता को आगे लेके आना चाहिए, जिससे कि देश की राजनीति भी ठीक चले। हम ये सरकार आगे बढ़ते हैं, हम मध्य प्रदेश पे आते हैं। मुझे आप ये बताइए कि आप 200 सीट कभी नहीं जीत पाए, 230 में से 200, तो आप 230 में से 230 ही लगा लेते हैं ना। जब सोचना तो 30 सीट का वो हमारे लिए छोड़ दी। मुकेश भाई जैसे लोग हमारे बड़े भाई हैं जो विधानसभा में आएंगे तो ठीक रहेगा, इसलिए हमने कुछ मार्जिन छोड़ रखा है और हम तैयार हैं। देखिए दीपक जी, हम जुमलों की बात नहीं करते, हम राजनीतिक आंकड़ों की बात नहीं। आप आरोप ही यही है कि आप जुमलों की राजनीति करते हैं। ये कहने आरोप है, किस पे है? बिल्कुल नहीं है, सब पे है, बिल्कुल सब पे है। अब कहने को तो कोई कुछ भी कहता रहा, मुख्य मुद्दा ये है। आप भी राहुल गांधी के बारे में कह ही रहे थे। हमने जो कहा वो तो फैक्ट है। नहीं, तो जो फैक्ट है, अच्छा, जो फैक्ट है वो इटली गए, वो बैंकॉक गए। ये बीजेपी पे आरोप नहीं है कि वो जुमले की राजनीति करती है। नहीं, ये तो देखिए, जब उनको कुछ नहीं मिला, देखिए मोदी सरकार में जब कांग्रेस को भ्रष्टाचार नहीं मिला, जब कांग्रेस को निष्क्रियता नहीं मिली, जब कांग्रेस को इतनी लोकप्रियता मोदी जी की मिली, तो उन्होंने 2 चीज बिना आंकड़ों के, अभी मुकेश भाई जैसा इंटेलेक्चुअल आदमी कह रहा है कि मोदी जी बहुत बार विदेश गए। अरे आप उठाकर देखो, आपके चैनल पे मैंने देखा और मीडिया के बहुत सारे सोर्सेज ने ये बात कही कि मनमोहन सिंह और यदि मोदी जी का आप लगाएंगे तो मनमोहन सिंह जी ज्यादा गए। ये अलग बात है कि वो प्रधानमंत्री के रूप में गए तो उसको किसी ने कांग्रेस नहीं लिया, और मोदी जी जाते हैं तो पूरा देश, काम से काम दुनिया, पूरी दुनिया उनके पीछे खड़ी हो जाती है। आपने मुझसे कुछ बात पूछी थी जिस पर मैंने कहा, आपने 200 पार और 230 की बात कही थी। देखिए, हम पूरी तरह तैयार हैं। हम चुनावी वर्ष में नहीं लड़ते, उसकी तैयारी जब नहीं करते, हम 5 साल काम करते हैं और काम के हिसाब से ही हम
चुनाव के मैदान में जाएंगे। और हमें ऐसा विश्वास है, जिस प्रकार से विकास की राजनीति को हमने आगे बढ़ाया है, जिस प्रकार से कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाया है, और जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी ने सर्वहारा वर्ग के बेनिफिट की बात कही है, उसमें हम निश्चित रूप से बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएंगे, ये हमारा विश्वास है। दीपक जी, अभी ये बिल्कुल स्पष्ट होने लगा कि मनमोहन सिंह जी से मोदी की कोई तुलना नहीं हो सकती। 100 बकी और 1 लिखी, 1 बराबर। मनमोहन सिंह जी काम करते थे, पूरे देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक चारों दिशाओं में जितना परिवर्तन और फर्क मनमोहन सिंह जी ने डाला, इतिहास के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं डाला। आज पूरी नेहरू जी ने नहीं डाला। नेहरू जी ने पंचवर्षीय योजना, देखिए एक जो पूरे प्रधानमंत्री हमारे बात करते हुए हिंदी में भाषण नहीं दे पाते, इस देश की सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात भाषण काम करना महत्वपूर्ण। वो एक लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाया। पंचवर्षीय, एक मिनट, पंचवर्षीय इस देश को जो 60-70 सालों में आगे बढ़ा है ना, जितने प्रधानमंत्री हैं सबके काम से ये आगे बढ़ा है। और एक प्रधानमंत्री ने दूसरे प्रधानमंत्री के लिए एक आधार बना के दिया आगे काम करने के लिए। आज भारत उड़ान भरने के लिए जो तैयार है, ये कोई 3 वर्ष के अंतराल में नहीं हुआ है। ये इतने वर्षों की निरंतर मेहनत, सभी नेताओं के काम, सभी नेताओं की ईमानदारी से बनाई गई नीतियां, उस पर चलने के कारण ये देश इतना आगे बढ़ा है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज ये देश सपेरों का देश नहीं है, इसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। चलिए, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि कांग्रेस की भी एक भूमिका रही है, बीजेपी की भी एक भूमिका रही है, और बाकी जितने विपक्षी दल हैं उनकी भी अपनी देश के निर्माण में एक भूमिका रही है, क्योंकि वो चेक और बैलेंस का काम करते हैं। लेकिन विश्वास सारंगी जी और मुकेश नायक जी की दोनों की बात सुनने के बाद हमको ये साफ लग रहा है कि चुनाव का मौसम आ गया है, और चुनाव के मौसम में, चुनाव के इस उत्सव में कई तरह के रंग हमको देखने को मिलेंगे, जैसे हमको आज देखने को मिले। भोपाल से हमारी इस महाबहस में आज के लिए इतना ही।